हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम देखेंगे डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलस का, किसका? कैलकुलस का एक ब्रांच है। कैलकुलस का एक ब्रांच है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। या फिर इसको डिफरेंशिएबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएबल। इसका जो एक दूसरा ब्रांच है उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसको दूसरे भाषा में समेशन भी कहा जाता है, इंटीग्रेशन को। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है या डिफरेंशिएबल कहा जाता है। डेरिवेटिव को समझ लेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन को समझ लेंगे, उसके सारे एक्सरसाइज को कर लेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से समझने के लिए, बढ़िया समझने के लिए इसका फॉर्मूला, इसका रूल हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हम बारी बारी से इसके फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, इसके रूल पे डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल लेकर के इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला को। फॉर्मूला, तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो फॉर्मूला है dx पावर n अपॉन dx। ये होता क्या है? ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलिए अब हम इस फॉर्मूला को अच्छे से पहले समझते हैं, बढ़िया से पहले समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस चीज़ का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? dx पावर n। d जो है वो डिफरेंशिएशन में लगाया जाता है, इसको आप काट मत दीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि dx पावर n है, यहाँ dx है तो हम dd को कट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको डिफरेंशिएशन के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस इतना समझिए कि d का मतलब होता है चेंजिंग और डिफरेंशिएशन का ही मतलब होता है चेंजिंग, परिवर्तन। अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, किसी भी जगह पर लिखा हुआ मिलता है dy अपॉन dx, तो इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है चेंजिंग इन y। क्या होता है इसका मतलब? चेंजिंग इन y, यानी कि y में परिवर्तन हो रहा है। y में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में y बदल रहा है? x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। तो d का मतलब ही होता है चेंजिंग, तो आप काट मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिख दिया है। क्या है फार्मूला? dx पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो हम देखते हैं इस फार्मूला का हम अप्लाई करते कैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है dx पावर 2 अपॉन dx। तो अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो जो ये फॉर्मूला लिखा गया इसी फॉर्मूला का 2 कॉपी है ये। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जहाँ पे इस फॉर्मूला में n है, इसमें क्या है? 2 है। तो हम नकल कर लेते हैं। क्या है? n, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, फिर क्या लिखेंगे? x, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होगा और 1 हम दिखाते नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ कंडीशन भी है, कुछ शर्त भी है। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसा रहता dx पावर 3 और नीचे dx न रह करके कोई अनदर क्वांटिटी होता, मान लीजिए z होता या y होता, x नहीं होता, तो हम इसको नहीं लिख सकते थे 3 इंटू एक्स पावर 2, है ना, इसको हम नहीं लिख सकते थे। इस फॉर्मूला में आपको ये याद रखना है कि जिस चीज़ का पावर है ना वो उसी के रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा, उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा। अगर यहाँ x का पावर है तो नीचे क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए, तभी ये होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है,
ध्यान से देखिए, अच्छे से बढ़िया समझते हैं इस फॉर्मूले को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन है डी साइन स्क्वायर एक्स, और अगर मान लीजिए नीचे हमारे पास डी एक्स है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, मतलब 2 पीछे ला करके साइन एक्स। जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि अगर x का पावर n है तो नीचा क्या है, नीचा है x, तभी ये होगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। मतलब अगर हमारे पास dy का पावर n है तो नीचा क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तब जाकर के इसको हम क्या लिखेंगे, n इंटू वाई का पावर n माइनस 1। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। तो हमको उम्मीद है कि आप ये फॉर्मूला को अच्छे से समझ गए, बढ़िया समझ गए। अब अगर हम इस फॉर्मूला का कॉपी करें, मतलब देखें, अगर एग्जांपल देखें कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास है dt पावर 4 अपॉन dt। देखिए अगर यहाँ t है, यहाँ भी t है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू टी, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। ये इसका आंसर हो गया। सही है, आसान है। अगर मान लीजिए हमारे पास है डी जेड पावर 6 और अपॉन में क्या है, जेड। देखिए यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, तो आसान है। 6 को पहले लिखिए और जेड का पावर 6 में से 1 कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5। सही है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है डी, और मान लो कुछ और ले लेते हैं, y ले लेते हैं, इसका पावर है मान लीजिए 10 अपॉन में क्या है, y। देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, तो ये क्या हो जाएगा, आप 10 को पहले लिखिए और y का पावर 10 में से 1 कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 9। ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ चुके हैं। क्या था फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला था डी एक्स पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, और याद रखिएगा ये n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ऐसा होता है डी एक्स पावर माइनस 3 अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे x, और -3 में से 1 कम करेंगे। बताइए, -3 में से 1 कम करेंगे, तो -3 में से जब हम 1 कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4। ये क्या हो जाएगा, -4। अगर आप इसको प्लस में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप इसको प्लस में लिखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, -3 को ऊपर ही रहने दीजिए, x को नीचे लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, +4। ये इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गया अच्छे से, बढ़िया से। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला के बारे में, बारी बारी से। दूसरा फॉर्मूला हम ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, डी ई एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ ई क्या है, ई पावर एक्स बोलो या ई एक्स बोलो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ई पावर एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या शर्त है, इसमें शर्त है कि अगर हमारा मान लीजिए ई का पावर एक्स न रह करके जेड रहता, एक्स ना रह करके क्या रहता, जेड रहता। हम फॉर्मूला एक्स से बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा एक्स में नहीं आएगा, किसी दूसरे वेरिएबल में भी आ जाएगा, तो घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर यहाँ इसका जो एंगल है या जो पावर है वो जेड है, तो नीचे क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लो ऐसा रहता डी ई, जेड ना रह करके वाई रहता, तो नीचे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ई वाई। मतलब जो चीज़ इसका एंगल है या पावर का हो, तो वही चीज़ के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा रहता डी ई साइन एक्स, तो नीचे क्या होना ज़रूरी है, साइन एक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ है उसका यहाँ होना ज़रूरी है, तभी जा करके ये हो जाएगा ई साइन एक्स। समझ रहे हैं। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा रहता है डी ई पावर टी रहता है और नीचे रहता है डी एक्स, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं ई पावर टी, इसको हम ई पावर टी नहीं लिख सकते हैं। तो क्या मतलब ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा हो सकता है। हम आगे पढ़ेंगे कि फिर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी फिलहाल हम फॉर्मूला को समझ रहे हैं। तो फॉर्मूला हम समझने के लिए, फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि हम अप्लाई फॉर्मूला कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो अगर e का पावर t है तो यहाँ x में ये e पावर t नहीं होगा। अभी फिलहाल इतना समझिए,
तो क्या होना चाहिए यहाँ पे x के जगह पर अगर t होता तो फिर हम ये लिख सकते थे, फिर हम लिख सकते थे e पावर t। समझ गए बात? तो एक दूसरा नंबर में ये फॉर्मूला हो गया dEx अपॉन dx इज इक्वल टू Ex। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या है de माइनस एक्स। अब मान लो यही फॉर्मूला में अगर माइनस लग गया तो नीचा माइनस का होना जरूरी नहीं है, नीचा x ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस होना जरूरी है, नहीं। ये फॉर्मूला है de पावर माइनस एक्स अपॉन dx इज इक्वल टू ये होगा माइनस e पावर माइनस एक्स। समझ गए? तीसरा नंबर फॉर्मूला है। सिमिलरली इस फॉर्मूला में वही बात होगा कि अगर यहाँ पे x है तो नीचा भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। चलो हम एक एग्जांपल इसमें दिखा देते हैं कि मान लो अगर हमारे पास है de पावर माइनस का z, तो नीचा सिर्फ z चलेगा, माइनस नहीं, सिर्फ z आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस e माइनस z। समझ गए? क्लियर है? मान लो अगर ऐसा रहता de माइनस और यहाँ मान लो y रहता, नीचा क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, केवल y। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस e पावर माइनस y। ठीक है? हाँ, इसमें भी ये समझना जरूरी है कि अगर de पावर माइनस x है और नीचा x नहीं है, नीचा x नहीं, मान लो t है, नीचा x नहीं है, t है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं माइनस e पावर माइनस x, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, t है, यहाँ होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए था। अगर x होता तो फिर हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, माइनस e पावर माइनस एक्स। क्लियर है? तो चलो ये हो गया थर्ड नंबर। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं अच्छे से बढ़िया से फोर नंबर फॉर्मूला। तो हमने समझ लिया, तीन फार्मूला को अच्छे से समझ लिया। फोर नंबर में देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, यानी कि d log x अपॉन dx। याद रखना यहाँ पे जो log है इसका बेस e है, दिखाते नहीं यही, दिखाना ज़रूरी होता नहीं है। अगर नहीं दिखाया जा रहा तो आप ये मान के चलिएगा कि log का जो बेस है वो क्या है, e है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x। ठीक है? ये e ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाया जाएगा, आपको डायरेक्ट ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा d log x अपॉन dx, तो आप क्या लिखिएगा 1/x। क्लियर है? समझ गए? इसमें भी क्या शर्त है, इस फॉर्मूला को भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें ये शर्त है कि जो log का एंगल है, देखो यहाँ log का एंगल क्या, हम x लेके चल रहे हैं, लेकिन समझा देते हैं कि कोई दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना ज़रूरी है, x। अगर ये दोनों मैच कर गया तो फिर ये आंसर क्या हो जाएगा, 1/x। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें इस चीज़ को, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर हमारे पास है d log y, तो नीचे क्या होना ज़रूरी है, y होना ज़रूरी है। अगर इसका एंगल y है तो नीचे क्या होना ज़रूरी है, y। अगर ये y है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/y। सिंपल, आसान है। अगर ये होता d log z अपॉन dz, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/z। समझ रहे हो बात? ठीक है, समझ में बात आ रही है आप लोगों को? ध्यान से देखिए, अच्छे समझिए, बढ़िया समझिए। अगर मान लीजिए ये ऐसा रहता d log x, तो यहाँ रहता, लेकिन यहाँ x नहीं रहता, कोई दूसरा वेरिएबल रहता, मान लो y रहता, तब हम इसको नहीं लिख सकते हैं 1/x। तब हम इसको 1/x नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे इस y की जगह पे किस चीज़ का होना ज़रूरी है, x का होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे x होता, इस जगह पे x होता, तब हम इसको लिख सकते हैं 1/x। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला भी उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होइएगा कि अगर सिंपल आपको समझावे तो ऐसे समझ लो कि अगर d log है और इसका एंगल कुछ भी है, मान लो आम है, मान लो इसका एंगल क्या है, आम। log का एंगल क्या है, मान लो आम है। ऐसा होगा नहीं, बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं समझने के लिए, कुछ जाता नहीं है, किसी भी तरीके से हम समझ लें, समझना मेन जरूरी है। मान लो अगर इसका एंगल आम है तो नीचा क्या होना चाहिए, आप बताइए। नीचा आम होना चाहिए, यानी कि ये आम के ही रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तब ये क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा 1/आम। कोई दिक्कत? आसान है। ऐसा नहीं कि यहाँ आम है तो यहाँ इमली रहेगा तब भी काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। अगर यहाँ आम है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, आम ही होना चाहिए, तब इसको, ऐसा होगा नहीं, बस हम समझा रहे हैं आपको फॉर्मूला।
क्लियर। चलिए 4 नंबर हो गया। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में अगर हम 5 नंबर में देखें dAx अपॉन dx, तो ये फार्मूला होता है ax इंटू लॉग a। यहाँ पे लॉग का बेस जो है वो e है। चलो हम दिखाई नहीं है, कहीं पे आपको दिख जाए तो घबराना मत, है ना। ऐसा दिख जाए ax इंटू लॉग और यहाँ e दिख जाए फिर a दिख जाए तो घबराना मत, ये बेस है इसका, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि ये a जो है ना, a ये है एनी स्केलर या एनी कांस्टेंट आप कह सकते हैं, कोई कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या शर्त है? इसमें शर्त है कि जो इसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो मान लीजिए अगर हमारे पास है dA पावर y, तो नीचे क्या होना ज़रूरी है? y होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? y। अगर नीचे y आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे? a पावर y और इंटू में log a, ठीक है। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक क्या है, एनी स्केलर कांस्टेंट है कुछ। तो मान लो अगर ऐसा रहता d 10 पावर x, तो नीचे क्या होना ज़रूरी है? x। यहाँ जो चीज़ है वो यहाँ होना ज़रूरी है बस। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिख देंगे 10 पावर x और इंटू में log 10। ये इसका आंसर हो गया इस फॉर्मूला का। क्लियर है। मान लो अगर ऐसा रहता d और मान लो 9 पावर x रहता और नीचे x ना रह करके y रहता, तब हम इसको नहीं लिख सकते हैं 9 पावर x इंटू लॉग 9, नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि यहाँ पे इसका पावर क्या है? x है और यहाँ क्या है? y है। तो इसके जगह पर होना क्या चाहिए था? x होना चाहिए था। अगर वही एग्जाम्पल ले लें, किसका? वही आम वाला एग्जाम्पल ले लें अगर, तो मान लो क्या था d और अगर मान लो a है और इसका पावर यहाँ पे क्या है? आम। अगर मान लो इसका पावर आम है तो ज़रूरी है कि ये किस चीज़ में चेंज होगा? आम में ही चेंज होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a पावर आम लिख सकते हैं और गुना में क्या आ जाएगा? log a आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आम होगा नहीं, बस हम समझा रहे हैं। मान लो अगर ऐसा हो जाए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाए d 100 और इसका पावर मान लो t है। क्या है इसका पावर? t और नीचे भी t है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 100 पावर t और उसके बाद log के साथ क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 5 नंबर। क्लियर। आगे देखते हैं। फिर हम सबको एक साथ कंबाइंड करके भी लिख देंगे। पहले हम अलग अलग सबको समझा देते हैं, फिर सारे फॉर्मूला को एक साथ कंबाइंड करके भी लिख देंगे। आप ऐसे भी पीछे नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला को कॉपी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम फिर लास्ट में एक साथ कंबाइंड करके भी लिख देंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर 6 नंबर में हम रूट का देख लेते हैं। d रूट अंडर x अपॉन dx, ये जो होता है ये होता है 1 अपॉन 2 रूट अंडर x, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम x में लिख रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन आपको अप्लाई करना सिखा देते हैं 2-4 एग्जाम्पल लेकर के, ताकि अच्छे से आपको बात समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो क्या है? d रूट अंडर x, तो नीचा भी क्या है? x, मतलब रूट के अंदर जो मटेरियल है वही नीचा है, तो ये क्या हो जाता है? 1/2 रूट अंडर x। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि रूट के अंदर x न रह करके y रहता, तो नीचा भी क्या होना चाहिए? y ही होना चाहिए। समझ रहे हैं? तभी जा करके ये होगा 1/2 इंटू रूट अंडर y। ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मान लो ऐसा रहता, अगर ये ऐसा रहता d रूट अंडर साइन x, अब रूट के अंदर क्या है? साइन x है, तो नीचा क्या होना चाहिए? नीचा अगर साइन x होगा, ये मटेरियल और ये मटेरियल अगर मैच कर गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/2 रूट अंडर साइन x। देखिए अभी हम आपको सिर्फ फॉर्मूला समझा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला। क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन बनाना, ऐसा कुछ भी हम आपको नहीं समझा रहे हैं। साधारण फॉर्मूला हम समझा रहे हैं कि फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला का अप्लाई करना आना ज़रूरी है। जब तक फॉर्मूला का अप्लाई करना नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन को हम अच्छे तरीके से समझ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सही से अप्लाई करना आ जाना चाहिए। और मान लो और एग्जांपल अगर ले लो, मान लो अगर रूट के अंदर आप मान लीजिए z है, बताइए अगर रूट के अंदर z है तो क्या होना चाहिए? नीचा
जेड होना चाहिए। तो रूट अंडर जेड, अगर नीचा भी जेड है तो आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा 1/2 रूट अंडर जेड। इजी है ना। मान लो अगर ऐसा रहता, ये डी रूट अंडर जेड रहता, यहाँ जेड रहता, यहाँ पे क्या रहता, जेड रहता, लेकिन नीचा जेड ना रह करके कोई दूसरा वेरिएबल रहता, मान लो एक्स रहता, तो आप इसको कभी भी नहीं लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर जेड। जरूरी है कि अगर यहाँ जेड है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, जेड, या यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कौन नंबर फार्मूला था, 6 नंबर। तो हम 6 नंबर तक फार्मूला इधर समझ चुके हैं। अब देखते हैं 7 नंबर। पहले बेसिक फार्मूला देखेंगे, बेसिक फार्मूला से एक दफ़ा डिफरेंशिएशन को समझ लिए, फिर धीरे धीरे फार्मूला का लेवल बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज में फार्मूला यूज होता जाएगा वैसे वैसे हम फार्मूला समझाते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक देख लेते हैं जिससे हमको कम से कम डिफरेंशिएशन पे चलना आ जाए, है ना। एक दफ़ा चलना आ गया फिर तो आसान है। तो चलिए अब 7 नंबर में हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विदाउट इन्वर्स और 6 है इन्वर्स के साथ। तो खैर आज तो हम विदाउट इन्वर्स वाला ही देखेंगे, फिर इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इन्वर्स वाला भी लाएंगे, फिर उससे आगे भी, उससे अगला लेवल का भी जो फार्मूला होगा उसको भी यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपको पता है कि अगर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो जाता है कॉस एक्स। ये क्या हो जाता है, कॉस एक्स। डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या शर्त है, क्या कंडीशन है कि जो साइन का एंगल है, साइन का एंगल यहाँ पे क्या बताइए, एक्स। अगर साइन का एंगल एक्स है तो ये किस चीज़ में चेंज होगा, एक्स में ही चेंज होगा। अगर मान लो ऐसा रहता है डी साइन और अल्फा रहता तो यहाँ पे एक्स से काम नहीं चलेगा। ये एक्स अगर आप लिखते हो और आप सोचते हो कि हम यहाँ पे कॉस अल्फा लिख देंगे या कॉस एक्स लिख देंगे, या मान लो अगर आपको लगता है कि हम कॉस एक्स लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। मान लो अगर डी साइन अल्फा यहाँ पे है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अल्फा ही होना चाहिए, तब जा कर के ये हो जाएगा कॉस अल्फा। क्लियर, समझ गए अच्छे से, बढ़िया से। कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको याद रखना है कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है। साइन को जो हम चेंज करते हैं उसके एंगल के रिस्पेक्ट में तो वो क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। अगर मान लो इसका एंगल आम होता, अगर इसका एंगल आम होता तो ज़रूरी है, कंपलसरी है कि नीचा हमको क्या लिखना पड़ता, आम ही लिखना पड़ता, और तब ये बन जाता क्या, तभी आपको बन जाता कॉस आम। क्लियर, समझ गए बात। चलो अब आगे देखते हैं, 7 हो गया। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक में जैसा हमने इसको समझाया ना, उसी तरह पांचों में लागू होगा। एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस चीज़ के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। कुछ भी हो सकता है, आम हो सकता है। अगर यहाँ आम है, अगर यहाँ पे आम है तो ज़रूरी है कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, आम ही होना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, बस हम समझा रहे हैं। मान लो और ले लो, एक और ले लो, जैसे मान लो अगर ऐसा है डी साइन, मान लो अगर ऐसा है डी साइन जेड, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, जेड ही होना चाहिए। अगर जेड है तो जेड होना चाहिए, तब ये क्या बन जाएगा, कॉस जेड। और जिस तरह हमने साइन को समझाया उसी तरह हम कॉस को, उसी तरह हम टाइन को, उसी तरह हम सेक को, उसी तरह हम कॉसेक को, उसी तरह से सिमिलर एंगल मैच करें, फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, सिर्फ ये याद रखना जरूरी है कि साइन किस चीज़ में चेंज होता है, कॉस में। साइन किस चीज़ में चेंज होता है, कॉस में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 7 नंबर में हो गया। 8 नंबर में देखो, अगर हम कॉस की बात करें, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स की बात करें तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। और बात अगर समझाने की आएगी इसमें भी तो सिमिलर, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या होना ज़रूरी है, एक्स होना ज़रूरी है। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ एक्स नहीं रहता, कुछ और रहता, जेड रहता, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, तभी जा करके ये साइन जेड बनेगा। जेड है तो साइन जेड बनेगा, जैसा कि हमने साइन वाले केसेस में आम लिख करके समझा दिया। हाँ, ये याद रखना है, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, माइनस साइन एक्स। ठीक है, 9 नंबर, अगर हम tan की बात करें, tan x, हम x यूज़ कर रहे हैं लेकिन x फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, वेरी करेगा। यहाँ y आएगा, z आएगा, t आएगा, अल्फ़ा आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, 2x आएगा, 4x आएगा, 7x आएगा। सिर्फ हमको ये याद रखना है कि जो यहाँ है उसका यहाँ होना ज़रूरी है, तभी जा कर के ये क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। tan किस चीज़ में चेंज होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सही है। अगर हम पेन नंबर में देखें, कॉट को देखें तो डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स, ये आपका चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। सही है। उसके बाद अगर आपको हम 11 नंबर यानी कि 11 देखें, सेक एक्स, अगर सेक एक्स की बात करें तो ये एक्स में चेंज होकर के क्या हो जाता है? एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। सही है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, अच्छा पहले फॉर्मूला फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और समझा देते हैं। कभी कभी होता क्या है, पहले फॉर्मूला फाइनल कर लेते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला फाइनल कर लेते हैं। क्या है? डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दिए होइएगा, अगर नहीं दिए तो हम आपको बता देते हैं। जो भी सी से शुरू होने वाला, सी से शुरू होने वाला में माना जो रिजल्ट आया ना वो माइनस में आया है। सी से शुरू होने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रिजल्ट आया है वो माइनस में आया है। ठीक है, एक दो दफ़ा आप देखिएगा, समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। आप बस ध्यान से अच्छे से लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बात को सुनिए और देखिए। चलिए, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि मान लो जैसा कि हमने आपको समझाया, कुछ भी ले लो, चलो सेक ही ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स क्या है? सेक एक्स इंटू tan एक्स है। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए। तो कभी कभार आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा कि सेक रहेगा और सेक का एंगल ही कुछ दूसरा, मान लो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही दे देगा, जैसे cos x दे देगा। अब मान लो इसको अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि अभी हम फॉर्मूला समझ रहे हैं, तो ये डिफ्रेंशिएशन कब हो पाएगा? ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कब हो पाएगा? देखो यहाँ पे सेक का एंगल क्या है? कॉस। तो जरूरी है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉस होना चाहिए। अगर कॉस होगा तभी जाकर के हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स, एक्स नहीं, इसका अब एंगल क्या है? कॉस एक्स। तो सेक इंटू कॉस एक्स, और फिर क्या है? टैन। तो टैन का एंगल भी क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्लियर? अब धीरे धीरे हम इस चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। कुछ इसमें और भी स्पेशल कुछ फॉर्मूला में ही जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, या फिर ऐसे समझ लो कि मान लो अगर कोई भी चीज़ इटसेल्फ चेंज हो रहा है, मान लो x अगर x के ही रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, याद रखिएगा इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और इन सब फार्मूला को, जितना भी फार्मूला हमने आपको बताया है, इन सभी फार्मूला को हम प्रूव करेंगे। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस सभी फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन इटसेल्फ अपने ही रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जैसे x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। सिमिलरली कुछ और भी हो सकता है, मान लो अगर आप देखो z अगर z के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो भी इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अगर मान लो y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। एक और है, एक और फार्मूला में ही नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगर मान लो 1/x का हमको डिफ्रेंशिएट करना है, 1/x काफ़ी ज़्यादा दफ़ा आ जाता है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, d1/x। और मान लो अगर हमको इसको x में चेंज करना है तो ये होता है -1/x²। क्या होता है? -1/x²। पहले इतना समझते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे और भी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं जो हुआ कैसे होगा, तो देखो ये है क्या, ये आपका 1/x। अगर आप इसको लिखना चाहिए तो क्या लिखाएगा? x⁻−1। बेसिक रूल है कि अगर कोई भी चीज़ नीचा प्लस में है पावर उसका, तो अगर हम उसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर नीचा माइनस में है तो ऊपर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करें, सोचिए अगर हम इसको, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट किए मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किए, तो dx⁻−1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो रूल क्या है? जो सबसे पहले हम फॉर्मूला समझे थे कि जो पावर है उसको हम पहले लिखेंगे, यही ना रूल है, और उसके बाद x लिखेंगे जिसका पावर है, और पावर में से एक कम करेंगे तो ऑलरेडी -1 है, और इसमें से -1 कम करेंगे तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा? -2। यहाँ क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अब बताइए अगर हम इस चीज़ को x को प्लस में लिखना चाहते हैं तो 1 तो ऊपर रह जाएगा, x नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इसीलिए मैंने कहा 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x
एक्स स्क्वायर। तो ये दो भी याद रखिएगा इसी फॉर्मूला के साथ। अब जो है डिफरेंशिएशन का रूल है, ये सब फॉर्मूला था, ये सारा का सारा जो था वो क्या था, फॉर्मूला था। इतना फॉर्मूला को समझ लीजिएगा, ये फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो आप 99.9% डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन को आप क्या कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। कुछ और है, कुछ और फॉर्मूला है, धीरे धीरे हम उनको भी करेंगे। चलिए अब रूल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, रूल को समझ लेते हैं। रूल, सबसे पहला रूल हम समझते हैं क्या है कि मान लो अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है या एनी स्केलर, अगर हम इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिलहाल हम तो x यूज कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट अगर अकेला है, यहाँ लिख देते हैं वेयर, आप अगर c के बारे में बात करोगे तो c क्या है आपका, कांस्टेंट है। c जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में। अगर इसके एग्जाम्पल को समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास अगर d9/dx है, बताओ 9 कांस्टेंट टर्म है और अकेला है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अगर मान लो d100 है और ज़रूरी नहीं है कि नीचे x हो, अगर z भी है तब भी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर। चलिए, तो फर्स्ट नंबर रूल था। अब मान लो कांस्टेंट अकेला नहीं है, वो अपने साथ एक बॉडीगार्ड को ले आया, बोला हम अकेला आए थे, तू तो हमको 0 कर दिया, अब कर, क्या करेगा, हमारे साथ एक और है, बॉडीगार्ड है। अब देखो ये जो u इसके साथ आ गया, u यहाँ पे वेरिएबल टर्म है और c क्या है, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट टर्म है इस स्थिति में पीछे आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म को हम पहले लिख लेंगे और जो वेरिएबल है उसके साथ हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि du/dx। ठीक है, हम यहाँ आगे आपको लिख देते हैं। यहाँ जो अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो c है वो आपका क्या है, कौन सा टर्म है, कांस्टेंट है। और u की बात करें तो u आपका वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि वेरी करने वाला, चेंज होने वाला। अगर एग्जाम्पल पकड़ें तो मान लो अगर हमारे पास है d और क्या कहते हैं 7x/dx, तो यहाँ पे 7 क्या है, 7 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अब तो अकेला है नहीं ना, देखो अगर अकेला रहता तो 0 हो जाता, लेकिन ये किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है, इसके साथ एक बॉडीगार्ड है x। तो बॉडीगार्ड इसको कहेगा सर जी आप पीछे जाइए, जाइए आप पीछे, हम देखते हैं। अब 7 पीछे आ जाएगा तो क्या बचेगा, d और x के साथ, यानी कि वेरिएबल के साथ जो भी होना रहेगा वो होगा, यानी कि 7 × dx/dx। समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब तो फिलहाल आप समझ चुके हैं, तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ इट सेल्फ डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था। तो x अगर x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा, तो 7 × 1 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो असल अभी आपको क्वेश्चन उतना फोकस नहीं कीजिए, असल आप रूल को फोकस कीजिए। पहला रूल क्या था कि कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और अगर कांस्टेंट बॉडीगार्ड मतलब वेरिएबल को लेके आ गया तो कांस्टेंट फिर कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, यानी कि पहले लिख लेंगे और जो वेरिएबल है उसके साथ हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए ये 2 रूल हो गया। थर्ड नंबर रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 3। चलिए ध्यान से देखिए, अगर थर्ड नंबर रूल की बात करें, मान लो अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा टर्म है, यानी एक मान लीजिए u है, दूसरा मान लीजिए v है, और भी हो सकता है, ये दोनों क्या चीज़ में है, प्लस में है, एडिशन में है, ये सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब माइनस में भी हो सकता है। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, हमने शुरू में ही कह दिया था कि हम x लेके चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा हमको x ही आएगा, अनदर वेरिएबल भी आ सकता है। तो हम उसको कैसे करेंगे वो थोड़ा बहुत हम समझा चुके हैं, धीरे धीरे फिर उसको हम समझते रहेंगे। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स अगर प्लस में है या माइनस में है तो सबको ना अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। मतलब यहाँ पे हम u का डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे, यानी कि du/dx अलग लिखेंगे। यहाँ u और v बोथ आर वेरिएबल, दोनों का दोनों क्या वेरिएबल है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता था। और अगर प्लस में है तो प्लस लिखेंगे
माइनस में है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और v का अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dv बाय dx। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता था, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकता था अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हाँ, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि ये जो है आपका दोनों का दोनों वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता, अगर कोई भी एक कांस्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। अगर हम मान लो एग्जाम्पल करें, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है x² + 3x + 9। अब मान लो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है 2 या 2 से अधिक टर्म हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, dx² अपॉन dx। बीच में क्या है, प्लस है तो हम क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे और फिर 3x को अलग करेंगे, यानी कि लिखेंगे d3x अपॉन dx। फिर बीच में प्लस है तो क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे, फिर 9 को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, d9 अपॉन dx। पहले तो ये समझो कि हम प्लस और माइनस वाले को सेपरेट कर देंगे अलग अलग, माइनस में भी हो सकता था। अब इसके आगे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला पहले बताया है पावर फंक्शन का, यहाँ देखिए x है और नीचे भी x और ये पावर फंक्शन है। तो जो पावर है उसको हम पहले लिखेंगे, जिसका पावर है उसको लिखेंगे और पावर 1 कम कर देंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। आप 1 दिखा भी सकते हो, ऐसे 1 दिखाया नहीं जाता। जनरली ये कैसे होता है, 2 पीछे आता, फिर x लिखाता, फिर 2 - 1 होता, ये फाइनली 2x1 होता। तो 2x1 आपका 2x ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, बीच में क्या है, प्लस। अब यहाँ देखो 3x है, तो पहले तो ये देखो कि जो 3 है वो कांस्टेंट है और उसके साथ एक वेरिएबल टर्म्स है, यानी कि बॉडीगार्ड है। तो अब जो कांस्टेंट है उसको हम पहले लिख लेंगे, यानी कि 3 को पहले लिख लेंगे और किसके साथ डिफरेंशिएट करना होगा, dx बाय dx। और 9 देखो कांस्टेंट है और अकेला है, उसके साथ कुछ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अभी आपको मैंने रूल बताया था कि जब कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x प्लस dx अपॉन dx। कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर अपने ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ गया 2x + 3। माइनस में भी हो सकता था। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम आपको करें तो रूल समझ में आ रहा है आपको। अगर मान लो ऐसा रहता dx का पावर 3 माइनस 10x और प्लस में मान लो 100 होता, ऐसा अगर होता। अभी बेसिक ले रहे हैं, फिर जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे धीरे धीरे हम चलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें वही बात है, आप अलग अलग कर लो, लिखो dx³ अपॉन dx। बीच में क्या है, माइनस, तो आप माइनस डालो, मतलब सेपरेट कर दो। प्लस माइनस वाले को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। पहले तो ये समझो, फिर हम क्या लिखेंगे, d10x अपॉन dx। फिर बीच में क्या, प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस d100 अपॉन dx। अब इससे आगे आप देखिए पावर फंक्शन है, 3 पीछे आएगा, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, माइनस 10x है, 10 कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, क्या बचेगा dx अपॉन dx। और 100 अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। फाइनली ये क्या हो गया, 3x² माइनस dx बट्टा dx क्या होगा, 1। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो जाएगा। समझ गए। तो ये जो 3rd नंबर रूल था वो यही कह रहा था कि अगर 2 टर्म्स हो या 2 से अधिक टर्म्स हो, प्लस में हो या माइनस में हो, हम अलग अलग उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए अब हम 4 नंबर रूल को देखते हैं। कौन से रूल को देखते हैं, 4 नंबर। अगर हम 4 नंबर रूल की बात करें तो इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। कौन सा रूल कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल। अगर 2 वेरिएबल ही प्रोडक्ट में आ जाए, 2, और इसको अगर हमको मान लो डिफ्रेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि इसमें सबसे पहले एक को छोड़िए। मान लो हमने v को छोड़ दिया, तो जिसको छोड़े हैं उसको तो छोड़ दिए हैं, अब जिसको नहीं छोड़े हैं उसको धरिए, यानी कि उसको पकड़िए। तो किसको पकड़ेंगे, u को पकड़ेंगे, तो du अपॉन dx। समझ में आया। और मतलब बीच में क्या डालिए, प्लस डालिए। अब जिसको पकड़े थे उसको छोड़िए, मतलब किसको आप छोड़िएगा, u को छोड़िएगा। अब जिसको छोड़े थे उसको आप क्या कीजिए, पकड़िए, यानी कि v को पकड़िए, dv बाय dx।
तो ये है प्रोडक्ट रूल। इसको कौन सा रूल कहा जाता है? प्रोडक्ट रूल। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि u एंड v बोथ आर वेरिएबल, दोनों का दोनों कौन सा टर्म है? वेरिएबल है, वेरिएबल। क्लियर? कांस्टेंट होता तो फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, जैसा कि हमने सेकंड रूल देखा था कि एक c और एक u हो। यहाँ भी प्रोडक्ट में है, लेकिन इसमें c क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो c पीछे रहेगा और u के साथ डिफरेंशिएट होगा। अगर हम इसमें आगे करना भी चाहें, मान लो अगर हम करना भी चाहें प्रोडक्ट रूल, तो अब क्या होगा? u को छोड़ना पड़ेगा और किसको पकड़ना पड़ेगा? c को, यानी कि dc/dx। तो पहला नंबर रूल क्या कहता है? कांस्टेंट जब अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो ये टर्म तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कांस्टेंट वाले केसेस में ये सेकंड वाला टर्म नहीं किया जाता है। चलिए प्रोडक्ट रूल पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आते हैं एग्जांपल पे। पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है log x। अब देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में x और log x। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x है अलजेब्रिक फंक्शन और log x है लॉगरिथमिक फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है ना। तो इसमें हम एक को क्या एज्यूम करते हैं? u और दूसरे को v, और इस रूल का क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे u एज्यूम कर लें किसको? x को। मान लेते हैं कि u हमारा x है और v हमारा log x है। तो क्या है रूल? कहता है v को छोड़ो, मतलब किसको हम छोड़ेंगे? log x को छोड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? u को पकड़ेंगे। u पकड़ने का मतलब किसको पकड़ेंगे? x को पकड़ेंगे। तो dx/dx, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। ये तो हम समझाए हैं कि हमने x को क्या एज्यूम कर लिया? u, और log x को क्या कर लिया? v। बीच में क्या डालना पड़ेगा? प्लस। अब किसको छोड़ेंगे? x को छोड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? log को पकड़ेंगे। तो d log x और अपॉन में क्या आ जाएगा? dx। और अगर आप फॉर्मूला को समझ चुके हैं, देख लीजिएगा एक दो मरतबा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो मालूम है ये log x का तो log x ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ये थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ये तो सपोर्टिंग एक्टर है। मेन एक्टर तो ये है जिसमें d लगा हुआ है। ठीक है, तो बताओ dx/dx, यानी कि x के ही रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। क्लियर? बीच में हम क्या डालेंगे? प्लस, फिर लिखेंगे x। अब बताओ, यहाँ भी x क्या था? सपोर्टिंग था। जिसमें d नहीं लगा उसको सपोर्टिंग एक्टर समझो, उसका मेन किरदार कुछ नहीं है, वो सपोर्ट में पीछे पीछे रहेगा। आगे देखो क्या है? d log x। हाँ, लेकिन इसका किरदार ऐसा नहीं कि हटा ही दो, ऐसा मत करना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। है मतलब वो चेंज नहीं होगा, चेंज वही होगा जिसमें d लगा हुआ है। तो बताइए d log x/dx, हमने बताया था इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 1/x। यहाँ से ये x से ये x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा log x प्लस का 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने u और v एज्यूम कर लिया था। u कर लिया था किसको? x को, और v कर लिया था log x को। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक है sin x और एक है cos x। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, ये दोनों किस चीज़ में है? प्रोडक्ट में है। तो हम इसको भी क्या करते हैं? प्रोडक्ट में जब भी आ जाए तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। दो से ज़्यादा टर्म भी आएगा तो भी हम कर सकते हैं। एक और रूल है, धीरे धीरे डिफरेंशिएशन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रूल को अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। हम एक लॉग लगा करके भी डिफरेंशिएशन करते हैं, वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से। वो आगे समझेंगे जब ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल आएगा तब। अभी फ़िलहाल इसमें हम आसानी से cos को v और sin x को u समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे v को छोड़ना है, प्रोडक्ट रूल में वही कहा गया है। प्रोडक्ट रूल की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया है कि अगर u और v है, दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो v को छोड़ो, u को पकड़ो, बीच में क्या डालो? प्लस। फिर जिसको पकड़ा था उसको छोड़ो और जिसको छोड़ा था उसको पकड़ो। आसान है। तो यहाँ हम वही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? cos x को छोड़ रहे हैं, तो किसको पकड़ेंगे? sin को, d sin x/dx, और बीच में क्या डालेंगे? प्लस। अब किसको छोड़ेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हमने जिसको पकड़ा है उसको अब छोड़ना है, तो sin x को अब हम छोड़ देंगे और जिसको छोड़े थे उसको क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे।
मतलब cos x को हम पकड़ लेंगे। क्लियर? आगे ध्यान से देखिए, इसमें d नहीं लगा हुआ है, इसमें भी d नहीं लगा हुआ है, तो इसको वैसे ही लिखो, ये चेंज नहीं होगा, ये cos x का क्या रहेगा, cos x ही रहेगा। चेंज क्या होगा, ये वाला टर्म, क्योंकि देखिए इसमें d लगा हुआ है, तो d sin x बाई डी एक्स जो होता है वो चेंज होकर के cos बन जाता है। ये क्या हो जाता है, cos x, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ ये sin x जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, और ये d cos x बाई डी एक्स जो है, हमने फॉर्मूला में लिखा था, जो d cos x बाई डी एक्स जो है वो चेंज होकर के हो जाता है माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। अब अगर आप देखो तो cos को cos से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और sin को sin से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। अभी फिलहाल यहीं पे आंसर छोड़ दो। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करके हम इसको cos 2x लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम एक दिन ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला पे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। अभी हम समझ रहे हैं प्रोडक्ट रूल। अभी हमारा मेन मोटिव जो है, मेन फोकस जो है वो ये समझना है कि जब प्रोडक्ट रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो उम्मीद है आप प्रोडक्ट रूल को समझ गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया पर रिपीट करके दोबारा देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको एक ही दफ़ा में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। कितना नंबर रूल था ये, 4 नंबर, आई थिंक रूल नंबर क्या था 4। चलिए अब 5 नंबर रूल देखते हैं। 5 नंबर रूल, अगर मान लीजिए दो वेरिएबल डिवीज़न में आ जाए, डिवीज़न में आ जाए, इसको क्वोशेंट रूल भी कहा जाता है, डी यू बाई वी बट्टा डी एक्स। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो रूल है आपका ना, ये जो रूल है, इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो रूल है, इस रूल को हम लोग याद रखना, इस रूल को प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल। काफ़ी फेमस है इसलिए हमने लिख दिया प्रोडक्ट रूल। चलिए अब देखिए u बाई वी अगर आ जाए तो क्या होगा, सिमिलरली होगा प्रोडक्ट रूल के ही तरह, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा। अब v को छोड़िए, u को पकड़िए, डी यू बाई डी एक्स, वहाँ आपने प्लस डाला था, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा। अब किसको छोड़िए, u को छोड़िए और किसको पकड़िए, v को पकड़िए, डी वी बाई डी एक्स। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगा कि नीचे आपको जो नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि v का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बात और समझना ज़रूरी है इसमें कि जो प्रोडक्ट रूल था वो प्लस में था, तो हम पहले किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता ना, प्लस में फ़र्क आपको नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए प्लस की बात की जाए तो अगर हमारा 3 है और प्लस में 5 है तो 8 ही होगा, या अगर हम 5 को पहले लिख लें 3 को बाद में लिख दें तब भी 8 ही होगा, तो प्लस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रोडक्ट रूल में u इंटू वी में अगर हम पहले ua को छोड़ दें और v को पकड़ लें, बाद में हम v को छोड़ के u को पकड़ें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस रूल में फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए इस रूल में ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो नीचा है उसका हमको स्क्वायर करना है और उसी को पहले छोड़ना है, क्योंकि माइनस में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप 3 से 8 को माइनस करते हैं तो -5 आएगा, और 8 से 3 को माइनस करते हैं तो +5 आएगा, तो इसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो आपको क्वोशेंट रूल में यानी कि डिवीज़न वाला रूल में आपको ध्यान में रखना है कि पहले हम नीचे वाले को ही छोड़ेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर sin x और नीचा में ये cos x है, ठीक है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि हम इसको tan x लिख करके डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। sin बाई cos क्या होगा 10, और d tan x बाई डी एक्स क्या होगा sec स्क्वायर x। लेकिन चलो समझाने के लिए, इस रूल को समझने के लिए हम इस तरह से ले रहे हैं। तो आप बताइए हमको cos x को ही छोड़ना है, यानी कि नीचे किसका स्क्वायर करना है, cos का स्क्वायर करना है, और यहाँ पे पहले किसको छोड़ना है, cos को ही छोड़ना है। अब किसको पकड़ना है, sin को, यानी कि d sin x बाई डी एक्स, और बीच में क्या डालना है, माइनस। अब किसको छोड़ेंगे, sin x को छोड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, cos को पकड़ेंगे, d cos x बाई डी एक्स। क्लियर है, अच्छे समझ में बात आ रही है। चलिए अब आगे देखिए, इसको और इसको कुछ भी मत करना, मतलब जैसा है वैसे ही लिखना, क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ये cos x का cos x ही रहेगा, ये चेंज हो रहा, क्या हो रहा है चेंज, d sin x बाई डी एक्स क्या होगा बताओ,
cos x होगा। क्या होगा? cos x। बीच में यहाँ पे क्या है? माइनस, तो माइनस लिखिए। sin x का क्या रहेगा? sin x रहेगा। d cos x बाई डी एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का sin x। नीचा जैसे है cos स्क्वायर x, ये रहने दो। आगे देखो, चलो ध्यान से देखो, बताइए cos को cos से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। और साइन साइन गुना होकर के आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। और बट्टा में आपका क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। देखो ना, थीटा थीटा सेम है। नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। थीटा मतलब एंगल, कुछ भी हो सकता है बट सेम होना चाहिए। अब बताओ 1 बाय कॉस क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा था कि हम साइन बाय कॉस को tan लिख करके डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। डी tan एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन असल में हमको समझाना ये रूल था। क्या समझाना था? इस रूल को समझाना था कि u बाय वी को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए बढ़िया से इस फार्मूला को, इस फार्मूला के नकल को अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर इससे आगे की बात करते हैं। धीरे धीरे हम बात करते चलेंगे। आपका पूरा डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से हम करवाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करवाएंगे। धीरे धीरे आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।